बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल साइंस कॉलेज की तरफ से मैं हूं मुबश्शिर रशीद, बायोलॉजी का लेक्चरर। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 का लिविंग वर्ल्ड इन टाइम एंड स्पेस, यानी कि स्पेस, जगह और वक्त के लिहाज से जो जानदार दुनिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, जानदार दुनिया जो स्पेस में। इसका मतलब ये बेटा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ जानदार रह रहे हैं, तो जगह के लिहाज से किस जगह पर किस किस्म के जानदार और कितने जानदार रह रहे हैं, ये हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर। तो ज़मीन के किस हिस्से में किस तरह के जानदार रह रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। जी बेटा, जो आजकल लिविंग वर्ल्ड है, जानदार दुनिया है, वो साइज़ में बहुत बड़ी है, इनॉर्मस है। वजह यह है बेटा कि जब से इसका ओरिजिन हुआ है, आगाज़ हुआ है ज़िंदगी का, जानदारों का, तब से जो ज़िंदगी है, ये जो लिविंग वर्ल्ड है, जो जानदार हैं, ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। इवॉल्व होने से मुराद है कि एक तरह का जानदार दूसरे तरह के जानदारों में तब्दील हो रहा है। तो इस तरीके से वैरायटी, इकसाम भी बढ़ती जा रही हैं लगातार, और जो तादाद है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, और इस वक्त तक ये साइज़ में बहुत बड़ी हो चुकी है। जब से इसका ओरिजिन हुआ है, लाखों करोड़ों साल पहले से ये रिप्रोड्यूस कर रही है, इस वजह से ये बहुत बड़ी साइज़ की होगी। जी बेटा, इतना इसका साइज़ बड़ा है बेटा कि पूरी दुनिया का तकरीबन हर हिस्सा उसके अंदर जानदार पाए जाते हैं, जानदारों से घिरा हुआ है। दुनिया का तकरीबन हर हिस्सा वो जानदारों से घिरा हुआ है, तकरीबन हर हिस्से में जानदार पाए जाते हैं। चाहे वो दुनिया का हिस्सा जो है वो सहरा है, चाहे जो है बेटा वो जंगल हैं, चाहे जो है वो पानी है, दरियाओं का पानी है, समुंदर का पानी है, तकरीबन दुनिया की जो हर जगह है उसमें जानदार पाए जाते हैं। अब इतनी बड़ी जो साइज़ की जो लिविंग वर्ल्ड है, इतने ज़्यादा जो जानदार हैं, उनको अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ना मुश्किल है, और इनको पढ़ना आसान हो सकता है अगर हम जो बेटा इतनी बड़ी जानदार दुनिया को पढ़ें किसके ज़रिए, बायोम्स के ज़रिए। तो बायोम्स के ज़रिए हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि ज़मीन के किस हिस्से में किस किस्म के जानदार पाए जाते हैं। अब बायोम्स क्या है बेटा? बायोम से मुराद लार्ज रीजनल कम्युनिटी है, प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। तो ये बेटा एक बड़ी सी इलाकाई कम्युनिटी, एक इलाके की कम्युनिटी है, मुख्तलिफ जो बेटा जानदारों का, मुख्तलिफ किस्म के जानदारों का ग्रोह है, जिसका पता चलता है उस इलाके के, उस रीजन के, उस जगह के क्लाइमेट से। अब क्लाइमेट से क्या मुराद है बेटा? क्लाइमेट से मुराद है एवरेज जो बेटा जो मौसम पूरे साल का, साल हर साल का जो मौसम होता है किसी इलाके का, वो क्लाइमेट कहलाता है। मसलन आज जो है बेटा, आज के दिन अगर बात करें कि आज फ़र्ज़ करो कि 38 या 37 जितना भी टेम्परेचर है हमारे इस इलाके का, तो ये हमारे इलाके का जो मौसम है, इसको हम कहेंगे ये वेदर है। ये हमारा क्या है बेटा? वेदर है आज के दिन का। लेकिन अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें कि हमारा जो इलाका है वो गर्म इलाका है, अगर हम ये बात करें कि हमारा इलाका जो है वो गर्म इलाका है, इसका मतलब है कि बेटा कि एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा ही रहता है पूरे साल का। हालांकि कुछ महीनों के अंदर सर्दियां भी आती हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे के साल का अगर हम हिसाब लगाएं तो ओवरऑल हमारा इलाका एक गर्म इलाका है, फ़र्ज़ करो ट्रॉपिकल इलाका है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा साल हर साल का जो टेम्परेचर होगा या जो मौसम होगा, कितनी बारिशें आती हैं पूरे साल के अंदर, और जो है बेटा टेम्परेचर किस तरह का रहता है जो साल हर साल, ये कहलाता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट से पता चलता है बेटा कि उस इलाके के अंदर किस किस्म की कम्युनिटी एग्जिस्ट करेगी। जी बेटा, जैसे फ़र्ज़ करो कि गर्म इलाके हैं तो गर्म इलाकों के अंदर मखसूस किस्म के पौधे और जानवर रहते हैं, और अगर बहुत सर्द इलाके हैं जैसे कि बर्फ़ीले इलाके हैं तो वहाँ पर भी मखसूस किस्म के पौधे और जो जानवर रहते हैं। तो बर्फ़ीले इलाकों के ज़्यादातर पौधे और जानवर वो गर्म इलाकों में नहीं रह सकते, और गर्म इलाकों के पौधे और जानवर ज़्यादातर वो उन सर्द इलाकों में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो क्लाइमेट से पता चलता है बेटा कि जानदार किस किस्म के होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी बेटा वो क्या होगी। जैसे फ़र्ज़ करो कि मरी के इलाके की तरफ हम चले जाएं बेटा, तो मरी के अंदर मखसूस किस्म के हमें पौधे नज़र आएंगे।
हम गाड़ी चलाते रहें और वो मखसूस किस्म के पौधे देखते रहें, तो एक टाइम आएगा कि हमें जो है बेटा वो पौधों की इकसाम मुख्तलिफ नज़र आएंगी। तो जहाँ तक हमने वो एक जैसे पौधे देखे हैं, फ़र्ज़ करो कि वो मरी का इलाका है, जहाँ जहाँ तक हमने वो पौधे देखे हैं वहाँ तक एक रीजनल कम्युनिटी है, उसको हम कहेंगे ये एक बायोम है। जैसे ही प्लांट की वैरायटी तब्दील हुई, इसका मतलब है कि जो दूसरे वाला बायोम है वो स्टार्ट हो चुका है। जी बेटा, जो बायोम्स हैं उनका हम नाम रखते हैं वहाँ पर मौजूद जो प्लांट टाइप हैं, मेजर किस्म के जो पौधे हैं उनके नाम पर हम नाम रखते हैं। मेजर प्लांट टाइप से मुराद है, वैसे तो बहुत ज़्यादा पौधे पाए जाते होंगे, एक इलाके के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा किस्म के जो पौधे पाए जाते हैं हम उन पौधों के नाम के लिहाज से बाज़ दफ़ा बायोम का नाम रख देते हैं, क्योंकि कौन सी किस्म का पौधा सबसे ज़्यादा पाया जाता है इससे हमें पता चल जाएगा कि उस पौधे को खाने वाले जानवर जो कौन से हैं। तो हमें ये भी पता चल जाएगा अगर ये किस्म का पौधा यहाँ पर ज़्यादा पाया जा रहा है तो इस किस्म के जानवर पाए जाएंगे यहाँ पर, और उन जानवरों को खाने वाले जो शिकारी होंगे उनका भी हमें आइडिया हो जाएगा। तो एक इलाके के अगर हम मेजर प्लांट टाइप के बारे में पता चला लें तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर दूसरे जानवर कौन कौन सी किस्म के हमें मिलेंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा किसका डिस्ट्रीब्यूशन का। इस वजह से बायोम का नाम हम मेजर प्लांट टाइप उसकी बुनियाद पर रख देते हैं, जिससे हमें वैरायटी जो होगी उस जो है वो इलाके की वो समझने में मदद मिलेगी। इसी तरह जो बेटा कुछ बायोम के नाम हम फीचर के ज़रिए, जो इकोसिस्टम के जो फीचर हैं, खूबियाँ हैं, उनके लिहाज से भी रख देते हैं। अगर फ़र्ज़ करो कि एक इलाके के अंदर घास ज़्यादा है, तो अगर घास ज़्यादा तो हम इसका नाम रख सकते हैं कि ये क्या है, ग्रास लैंड जो है बेटा वो बायोम है। इस तरह जो अगर हम किसी ऊंचाई के लिहाज से रखना चाहें, हम कहते हैं कि अल्पाइन है, या इस तरह के बायोम नीचे जगह पर हैं या ऊंची जगह पर है या पानी में है, तो फीचर के लिहाज से भी हम बायोम का नाम रख देते हैं। जी बेटा, ये हमारा टॉपिक था लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। वक़्त के लिहाज से जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन या तकसीम। जी बेटा, जब से जो है वो जानदार इवॉल्व हुए हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शुरू से जानदार ऐसे नहीं हैं। बहुत पहले सिर्फ एक ही किस्म का जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल है वो वजूद में आया था, उससे में एवोल्यूशन हुई है तो मुख्तलिफ किस्म के जानदार बने हैं। तो वक़्त के लिहाज से भी जानदार मुख्तलिफ रहे हैं। 1000 साल पहले और तरह के जानदार थे, फ़र्ज़ करो 10,000 साल पहले चले जाएं तो फिर और तरह के और तादाद में जानदार होंगे। तो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है कि वक़्त के लिहाज से किस किस किस्म के जानदार पाए जाते थे। जी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड डोमिनेटेड एंड सम बिकेम एक्सटिंक्ट। मुख्तलिफ जानदारों में एवोल्यूशन हुई, वो बने, उन्होंने पूरी जो है बेटा दुनिया पर, ज़मीन पर गलबा हासिल किया, और कुछ ऐसे भी हैं जो ख़त्म हो चुके हैं उनमें से, जैसे कि डायनासोर किसी ज़माने में मौजूद थे जो अब मौजूद नहीं हैं, किसी इंसान ने उनको नहीं देखा, इंसानों के ज़मीन पर आने से पहले वो मौजूद थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कभी दौर था कि इस दुनिया को, इस ज़मीन पर वो डोमिनेट थे, वो गालिब थे। जी बेटा, कब? वेरियस पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के मुख्तलिफ जो पीरियड्स हैं उनके दौरान मुख्तलिफ किस्म के जानदार जो हैं बेटा वो बने और वो डोमिनेट हुए। फिर अगला पीरियड आया तो कोई और जानदार इवॉल्व हुआ, कोई और डोमिनेट हुआ। इस तरह से लगातार जो है बेटा अब के जो जानदार है वो वजूद में आए। अब जियोलॉजिकल टाइम चार्ट क्या है बेटा? साइंसदानों ने बेटा ज़मीन की जो पूरी तारीख़ है, जो पूरी उम्र है, वो मेजर इवेंट के लिहाज से, मेजर इवेंट्स, बड़े बड़े वाक़यात के लिहाज से उसको जो है बेटा मुख्तलिफ उसकी उम्र को डिवाइड किया है मुख्तलिफ हिस्सों में, और उससे जो चार्ट बनता है उसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। इस चार्ट में दिखाया जाता है कि कितनी वक़्त पहले ज़मीन पर किस किस्म के जानदार थे या कौन से वाक़यात रोनुमा हुए थे। जैसे ये देखें बेटा, यहाँ पर ज़मीन जो है बेटा वो उसको एरा, सीनोज़ोइक, मीज़ोज़ोइक, पेलियोज़ोइक और प्रोटीरोज़ोइक, इन 5 जो है बेटा एरा के अंदर डिवाइड किया गया है। प्रोटीरो फर्स्ट ज़ोइक, तो ये वो वाला जो बेटा एरा है
जब साइंसदानों का ख्याल है कि पहला जानदार ज़मीन पर वजूद में आया था। और ऐसा कब हुआ था? साइंसदानों का ख्याल है वो हुआ था 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन साल पहले पहला जानदार ज़मीन पर वजूद में आया था। फिर है बेटा पेलियोज़ोइक। पेलियो का लफ्ज़ी मतलब एंशियंट होता है, कदीमी, पुराना। तो ये वो वाला जो बेटा एरा है जो पुराना एरा है, जाहिर सी बात है ये सबसे पुराना है, और उससे थोड़ा सा कम पुराना क्या है? पेलियोज़ोइक। तो ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा? ये 270 मिलियन और 500 मिलियन, ये इस वक्त के दौरान ये एरा रहा है। फिर है बेटा मीज़ोज़ोइक। मीज़ोज़ोइक का लफ्ज़ी मतलब होता है, मीज़ो का मतलब मिडल होता है, सीनो का मतलब होता है रिसेंट। अब हम जिस एरा में अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये सीनोज़ोइक एरा है। जी बेटा, हर जो एरा है उसको आगे से फिर हर ये जो वक़्त है, दौरानिया है, उसको मज़ीद आगे से कुछ वक्तों के अंदर तकसीम किया गया है। ये भी इवेंट्स या जो है बेटा वाक़यात या मुख्तलिफ जानदारों के इवॉल्व और एक्सटिंक्ट होने के लिहाज से बनाए गए। तो जो सीनोज़ोइक एरा है उसमें 2 पीरियड्स हैं, क्वाटर्नरी और टर्शियरी, आपके बुक के मुताबिक बेटा। मीज़ोज़ोइक के अंदर 3 हैं, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। पेलियोज़ोइक के अंदर ये टोटल 6 हैं। प्रोटीरोज़ोइक एरा जो है उसका कोई पीरियड नहीं है। ये आगे इनकी जो है बेटा एजेस लिखी हुई कि कितने कितने मिलियन साल पहले ये एरा और पीरियड एग्जिस्ट करते थे। जी बेटा, तो मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ वक्तों के अंदर इवॉल्व हुए, डोमिनेट हुए, उनमें से कुछ एक्सटिंक्ट हो गए। और ये कैसे कब 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 हुआ? मुख्तलिफ पीरियड्स के दौरान। जी बेटा, अब हमें कैसे पता चला? पुराने ज़माने में हम तो थे ही नहीं, तो फिर कैसे पता चला बेटा? ये हमें पता चला है फॉसल्स के डिस्कवरी से। जब फॉसल दरियाफ्त हुए हैं, साइंसदानों ने दरियाफ्त किए हैं, और उनकी स्टडी से, और जब फॉसल का साइंसदानों ने मुताला किया, तो फॉसल के मुताले से और दरियाफ्त से हमें पता चला है कि ये सारा काम हुआ है कि पुराने ज़मानों में और तरह के जानदार थे, अब और तरह के जानदार हैं। और जो ज़्यादातर जो फॉसल्स ये हम पढ़ चुके हैं, पुराने जो जानदार हैं, मुर्दा जानदार हैं, उनके जो बचे कुछ हिस्से या निशान, उनको हम फॉसल कहते हैं। तो ये जो फॉसल्स हैं वो हमें मिलते हैं ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स वो वाली चट्टानें हैं जो सेडिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं और सेडिमेंट या लेयर्स की शक्ल में पाई जाती हैं। और ये कैसे बनती हैं बेटा? जो दूसरी चट्टानें वगैरह वो उनकी इरोजन होती है, पार्टिकल उड़ उड़ कर आते हैं। ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये पार्टिकल गिरे हैं यहाँ पर, ये एक तह बन गई है, ये जम गई है तह। उसके बाद फिर क्या होगा बेटा? मज़ीद पार्टिकल उड़कर या पानी के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आएंगे तो वो इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, एक और तह बन जाएगी। इसी तरह जो है बेटा फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर एक तह बनेगी। इस तरह से लगातार तह दर तह चट्टान जो वजूद में आती है उस चट्टान को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जब एक सेडिमेंट या एक लेयर बनी है बेटा, यहाँ पर जो कोई जानदार वो अगर जो है बेटा मरकर दफन हुआ है तो बाज़ दफ़ा वो जानदार जो है बेटा इस तह के अंदर उनके निशान या उनके कुछ जो सख्त हिस्से हैं वो महफूज हो जाते हैं। तो अब जो साइंसदान बेटा इन चट्टानों को काट कर देखते हैं तो वो पुराने ज़माने के साइंसदानों के बचे कुछ हिस्से, कोई हड्डियाँ वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें या उनके निशान मिलते हैं जिन्हें हम फॉसल का नाम देते हैं। और फॉसल से हमें पता चला है बेटा कि पुराने ज़माने के जानदार और तरह के थे। जी बेटा, अब ये कैसे पता चलेगा बेटा कि जो हमें अब फॉसल मिला है, ये जो पहले फॉसल मिला था उससे पुराना है या उससे नया है, यानी कि इस फॉसल की उम्र कितनी है? हमें कैसे पता चलेगा कि डायनासोर जो है बेटा ट्रायसिक या जुरासिक या क्रिटेशियस या परमियन, इनमें से किस में वो इवॉल्व हुए थे और किस में जाकर वो ख़त्म हुए हैं? तो ये हमें बेटा पता चलेगा कि सबसे पहला फॉसल डायनासोर का हमें किस पीरियड से मिला है, कितने साल पुराना है, और किस वक़्त के बाद डायनासोर का हमें जो फॉसल वो नहीं मिला। तो जब फॉसल जिस उम्र से मिलना बंद हो जाएगा हम उसको समझेंगे ये उसकी एज है एक्सटिंक्शन की ख़त्म होने की, और जिस उम्र से पहला फॉसल मिलेगा हम कहेंगे कि ये यहाँ से जो है वो इवॉल्व हुआ था यहाँ पे। जी बेटा, तो डेट या एज उम्र मालूम करने के लिए हम सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ लेयर्स देखते हैं।
तहों की तादाद देखते हैं बेटा। अगर एक फोसल जो होगा बेटा वो बहुत गहराई में है और उसके ऊपर ज़्यादा तहें हैं, ज़्यादा तहें होने का मतलब है बेटा कि ये फोसल बहुत ज़्यादा पुराना है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं बेटा कि जो एक चट्टान है वो उसमें भी बिगाड़ पैदा हो जाता है, वो भी टूट फूट का शिकार हो जाती है, तो लेयर क्या होती हैं बेटा, डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इस सूरत में हमारे पास एक और हल भी है बेटा कि हम जो है बेटा सीक्वेंस पर डिस्टर्ब हो जाएगा लेयर्स का। एक और हल ये है बेटा कि हम रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं उनकी मिकदार जो होगी वो चट्टानों में चेक करते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मिकदार कितनी मौजूद है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप बेटा वो वाले आइसोटोप होते हैं, किसी एलिमेंट के वो वाले एटम होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो शुआएं खारिज करते हैं और शुआएं खारिज करके बेटा वो ख़त्म होते रहते हैं और किसी दूसरे किस्म के एटम में या एलिमेंट में तब्दील होते रहते हैं। तो अगर कोई नया फोसल होगा उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मिकदार ज़्यादा होगी और जितना पुराना फोसल होगा उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मिकदार उतनी ही कम होगी। और ये आप डिस्कस कर चुके होंगे मैटर के अंदर बेटा कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप होते हैं उनकी एक मखसूस हाफ लाइफ होती है, एक मखसूस वक़्त गुजरने के बाद उनकी मिकदार आधी रह जाती है। तो हम वो वक़्त का तयन कर लेते हैं इस लिहाज से कि कितना रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो ख़त्म हो चुका है और कितना बाकी है। तो हमें पता चल जाता है बेटा कि ये चट्टान कितनी पुरानी है या फिर फोसल जो है बेटा वो कितना पुराना है। लेकिन अगर हमने दो चट्टानों या फोसल को कंपेयर करना है बेटा, एक ही चट्टान के अंदर से हमें फोसल मिलें, तो हम देखेंगे बेटा कि कौन सा फोसल जो होगा वो ज़्यादा गहराई में है, डीपर है, और कौन सा जो है बेटा वो ऊंचाई पर है। जो ज़्यादा गहराई पर होगा वो उतना ही पुराना होगा और जो ऊंचा होगा, कम लेयर के नीचे होगा, वो नया होगा। और दो जानदार जो एक ही जो है बेटा नंबर ऑफ़ लेयर्स के नीचे दबे हुए हैं, जो एक ही जो बेटा सेडिमेंट पे पाए जा रहे हैं, इसका मतलब है दोनों की एज सेम है और दोनों एक ही वक्त में एग्जिस्ट कर रहे थे इस दुनिया में। जी बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।